Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the experimental proof of DNA replication through semi-conservative modes. Experimental proof of DNA replication. DNA replication through semi-conservative modes. Semi-conservative modes. Semi-conservative modes of DNA replication हमने किससे कहा था? जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो सिंथेसिस होगा उसमें से एक पेरेंटल होगा, दूसरा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होंगे। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया 1958 में बाय टू साइंटिस्ट। एक का नाम था मिशेल्सन एंड दूसरे का नाम था स्टार। उन्होंने यहां पे इस्तेमाल किया नंबर 1 इकोलाई को, बैक्टीरिया को यूज किया। इकोलाई क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में जनरेशन जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए उन्होंने बैक्टीरिया को यूज किया। दूसरा यहां पे दे यूज इट 2 आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। एक तो लिया उन्होंने N15, दूसरा लिया उन्होंने N14। N15 जो होते हैं ये हेवी आइसोटोप्स होते हैं। हेवी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब देखो, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। और यहां पे ये क्या था? लाइट आइसोटोप्स था। अब इन दोनों को ये सेपरेट करते हैं। सेपरेटेड, these 2 isotopes are separated on the basis of density gradient डेंसिटी के बेस पे इन दोनों को सेपरेट किया जाता है बाय या थ्रू सेंट्रीफ्यूज करके in the solution of cesium chloride। cesium chloride के solution में सेंट्रीफ्यूज करते हैं और इसके बाद लाइट एंड हेवी आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है या नहीं होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो उन्होंने क्या किया। सबसे पहले इकोलाई को लिया, बैक्टीरिया को लिया। लेने के बाद उस बैक्टीरिया को कल्चर किया। सपोज ये हमारे पास एक बीकर है या एक पेट्री डिश है, जिसके अंदर उसने क्या किया? इकोलाई को कल्चर किया। और यहां पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन उसने क्या रखा? N15 रखा। यहां पे जो न्यू नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड सिंथेसिस होंगे उनमें नाइट्रोजन किस तरह के होंगे? N15। और इस बैक्टीरिया को यहां पे बहुत देर तक डिवाइड करवाया, ग्रो करवाया, ताकि यहां पे जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो सभी में N15 जो है एंटर हो सके। उन सभी कंपाउंड्स में क्या था? N15 था। फिर इसने इस बैक्टीरिया को यहां से आइसोलेट किया, बाहर निकाला। निकालने के बाद इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सपोज ये वो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर उसने वो डीएनए, आइसोलेटेड डीएनए रखा। और यहां पे सॉल्यूशन कौन सा है? सीजियम क्लोराइड। यहां पे सॉल्यूशन कौन सा है? इसके अंदर सॉल्यूशन उसने लिया सीजियम क्लोराइड। देखो सीजियम क्लोराइड। इसके अंदर उसने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसने देखा यहां पे जो बेंड्स उसको दिखाई दिया बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में। क्यों ये बेंड्स बॉटम में था? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इस तरह हुआ होगा। देखो अब मैं इसको रब कर देता हूं। ये जो यहां पे डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है इस तरह से, इन दोनों स्ट्रैंड में यहां पे भी N15 सोर्स ऑफ जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स है उन सभी में क्या था? N15 था। सॉरी,
यहां पे भी N15 था और यहां पे भी क्या था, N15 था। ठीक है, इसीलिए यहां पे इस तरह के बेंड्स बना बॉटम में। क्यों? N15 क्या है, हेवी आइसोटोप्स है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आइसोटोप्स है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, N15 में ज्यादा है, N14 में कम है, जिसकी वजह से इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो इसने यहां से एक बैक्टीरिया को निकाला बाहर, बात को आराम से सुन लेना, और यहां पे दूसरे पेट्री डिश में रखा इस बैक्टीरिया को। ये लो सपोज ये बैक्टीरिया है, इसको ये दूसरे पेट्री डिश में रखते हैं, कल्चर मीडियम में रखते हैं, और यहां पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन उसने क्या रखा, N14 रखा, N14। अब यहां पे ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद उसने यहां से इस बैक्टीरिया को बाहर आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस डीएनए को भी टेस्ट ट्यूब में लिया, किसमें लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया इसकी डीएनए को भी, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, और यहां पे सॉल्यूशन कौन सा है, अब मैं इस साइड में लिखता हूं, सॉल्यूशन कौन सा है, सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसने देखा यहां पे जो बेंड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे थे, ना ज्यादा बॉटम में था, ना ज्यादा ऊपर था, ना ज्यादा नीचे था, बीच में था। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब ये बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा उससे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल यकीनन क्या हुआ होगा, इस तरह से आपस में सेपरेट हुआ होगा, इस तरह से आपस में क्या हुआ होगा, सेपरेट हुआ होगा, और यहां पे न्यू स्ट्रैंड बना होगा, और यहां पे न्यू स्ट्रैंड बना होगा। पुराने स्ट्रैंड में सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, N15 है, लेकिन जो नया स्ट्रैंड बना है उसमें सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, N14 है। यहां पे N14 है, यहां पे भी N14 है। तो यहां पे जो डीएनए बना वो हाइब्रिड डीएनए बना। एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट से आया है जो N15 है, जो नया बना है वो N14 है, और इसको कहते हैं हाइब्रिड डीएनए, और इसको कहते हैं हाइब्रिड डीएनए, जिसकी वजह से नए ज्यादा हेवी था, नए ज्यादा लाइट था। और यहां पे बेंड्स का फॉर्मेशन कहां पे होते हैं, बीच में होते हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, और यहां पे स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, उन्होंने यहां से इस बैक्टीरिया को उठाया और इसको फिर से इस पेट्री डिश के ऊपर क्या किया, कल्चर किया, इस बैक्टीरिया को कल्चर किया, और यहां पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या रखा, कल्चर मीडियम में N14 रखा, NH4Cl2। ठीक है, अब यहां पे इसके बाद देखो, अब मैं इसको रद्द कर देता हूं क्योंकि यहां तक तो हो गया, बाद में हम इसको फिर से लिख लेंगे। अब उसने क्या किया था, देखो इससे पहले मैं थोड़ा यहां पे बना लेता हूं ताकि हमें, देखो इस कल्चर मीडियम में उसने क्या किया था, ये बैक्टीरिया को इसके अंदर लिया था, और इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए कौन सा था, हाइब्रिड डीएनए था। किस तरह के, हाइब्रिड डीएनए। एक स्ट्रैंड जो है N14 था, दूसरा स्ट्रैंड N15 था, 14 N15 का हाइब्रिड था। अब इस बैक्टीरिया को इसने यहां पे ग्रो किया, ग्रो करने के लिए यहां पे जो कल्चर मीडियम है इसमें सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या रखा उसने, N14, क्या रखा, N14। अब ये डिवाइड करेगा, बहुत सारा अपना नंबर बनाएगा क्योंकि 20 मिनट में इसका जनरेशन टाइम होता है, आप लोगों को पता है। अब इस में से एक बैक्टीरिया को बाहर निकाला, निकालने के बाद उसके डीएनए को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसने इस टेस्ट ट्यूब में रखा जिसके अंदर सॉल्यूशन था किसका, सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो डेंसिटी डिफाइनिट होते हैं, इसीलिए सीजियम क्लोराइड को यूज करते हैं। ठीक है, सीजियम क्लोराइड। अब देखो यहां पे इससे पहले जो डीएनए था वो कहीं इस तरह से था, हाइब्रिड डीएनए था, एक था N15, दूसरा था N14, सॉरी, देखो एक स्ट्रैंड जो था N15 था, दूसरा N14 था। अब यहां पे जो बेंड्स बनेगा, ये तो पहले की केस में है, यहां पे यहां पे जो स्ट्रैंड बनते हैं, यहां पे या बेंड्स बनते हैं, ये दो तरह के बेंड्स का यहां पे फॉर्मेशन हुआ। एक तो इस तरह से जो बहुत ही ऊपर था, दूसरा इस जगह पे जहां पे पहले था, हाइब्रिड डीएनए भी यहां पे बना था। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए देखो, ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से क्या हुआ होगा, सेपरेट हुआ होगा।
आपस में एक दूसरे के साथ क्या हुआ होगा, सेपरेट हुआ होगा, जिसकी वजह से यहां पे देखो एक तो कंप्लीट ये हमारे पास N15 है, ये पेरेंटल डीएनए है, ये भी पेरेंटल डीएनए है, लेकिन ये क्या है, N14 है, ये N15 है और ये N14 है। और यहां पे जो इसको देखकर न्यू डीएनए का सिंथेसिस होगा, इसमें एक में N14 जाएगा, जो पहले पेरेंटल N14 था, यहां पे जो नया भी बनेगा वो भी क्या होगा, N14, जिसकी वजह से यहां पे एक बेंड बनता है जो बहुत ही लाइट होते हैं, ये लाइट होते हैं, हल्का होते हैं। क्यों हल्का होते हैं, क्योंकि यहाँ पे N14 एंड N14 है, और यहाँ पे ये क्या होता है, हाइब्रिड होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक N15 है, दूसरा N14 है, जिसके बाद ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जो रेप्लिकेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड्स के थ्रू करते हैं। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया 1958 में मेसेल्सन एंड स्टाल ने, जिसके बाद ये बताया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड्स। ठीक है, अब इसको दूसरा साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूफ किया है यूकैरियोटिक सेल्स में। ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल में मेसेल्सन एंड स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। दूसरा जो है उसका नाम है टाइलर एट ऑल, और उसका जो साथी थे उन सब ने मिलकर ये प्रूफ किया था इन यूकैरियोटिक सेल्स, इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज उन्होंने ये प्रूफ किया था किसमें, प्लांट्स में, और उस प्लांट का नाम था विसिया फाबा। ठीक है, कैसे उन्होंने प्रूफ किया, दे यूज इट थायमिडीन। थायमिडीन हम किसको कहते हैं, थायमीन को, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में जो थायमीन होता है उसको थायमिडीन कहते हैं। इस थायमिडीन में उन्होंने यूज किया था, यूज इट H3 नॉर्मल जो होते हैं, एक होता है H3, दूसरा जो होते हैं H1 जो होते हैं ये नॉर्मल होता है, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन H3 जो होते हैं रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो उन्होंने थायमीन में हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को लगाया, जिसके बाद उन्होंने भी सपोर्ट किया कि डीएनए जो रेप्लिकेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू ही डीएनए क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। That is the experimental proof of DNA replication through semi-conservative modes. Next lecture, we will discuss the enzymes used for DNA replication. Thank you very much.